आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्कवरी। और ये चैप्टर आपको आधुनिक दुनिया के इतिहास को समझने में मदद करेगा। तो आओ समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो देख लेते हैं, मतलब परिचय देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर किसके बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय ले लेते हैं हम लोग। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये भौगोलिक खोजें जो हैं इससे क्या होता है। इससे नंबर 1 में बोल सकते हैं कि आधुनिक एरा का शुरुआत होता है यहीं से। आधुनिक युग की शुरुआत यहीं से होता है। आधुनिक युग की शुरुआत होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आधुनिक युग शुरुआत हुआ तो हम लोग जानते हैं ना, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपको तो जानना चाहिए है ना। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट दिए ताकि इजीली उसको क्या कर पाए, समझ पाए। जैसे क्या होता है, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन काल जिसको बोलते हैं, मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है। तो यहाँ युग से नहीं रहना है, आधुनिक युग का मतलब सिंपल में आधुनिक काल है ना। तो हम लोग ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या है यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि आपका किताब का नाम ही है क्या है, दुनिया की इतिहास है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आधुनिक युग की शुरुआत। और हम लोग आगे देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो है आधुनिक भारत का भी इतिहास यहीं से निकला है। अगर आप बढ़िया से देखते हैं और समझते हैं तो आप समझ पाएंगे। और आगे फिर हम लोग इसके बारे में क्या बता सकते हैं, आखिर ये आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई इसमें से ये जो भौगोलिक खोजें हैं, भौगोलिक खोजें कुछ नहीं है, कुछ घटना है जिन्होंने क्या करता है, जिसके द्वारा आधुनिक युग की शुरुआत हो पाता है। और आधुनिक युग की शुरुआत कैसे होता है फिर हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जैसे ही होता है, क्योंकि ये इसको शुरुआत करने वाले जो कौन है, यूरोप। इसकी शुरुआत कौन करते हैं, यूरोप करते हैं। तो इसीलिए यूरोप एक क्या बन जाता है, प्रभावशाली। अगर आपको प्रभावशाली समझने में दिक्कत हो तो शक्तिशाली समझ सकते हैं। तो यूरोप एक प्रभावशाली क्या बन जाता है, महाद्वीप बन जाता है ना। ये सारे जो है बदलाव हमको दिखने को मिलता है। जो आधुनिक युग की शुरुआत होता है, फिर यूरोप प्रभावशाली बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर ये सब में हाथ किसका है, ये सब करने वाले कौन है। तो इसको करने वाले हैं कौन, इसको शुरुआत करने वाले यूरोप के देश में सबसे पहले जो भूमिका निभाता है उनमें से है एक स्पेन, पुर्तगाल। आप पुर्तगाल को समझ लीजिए क्योंकि आगे आपको पुर्तगाल बार बार पढ़ना है। तो पुर्तगाल है क्या, पुर्तगाल एक देश है, कहाँ का है, यूरोप महाद्वीप का। स्पेन भी कहाँ का है, यूरोप महाद्वीप का क्या है, देश है। और ये दो देश के वजह से हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यूरोप और पूरी दुनिया जो है आधुनिक युग में आ पाए। एक ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो भौगोलिक खोजें है ना, इससे कुछ नहीं होता है, इससे परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसका कारण है क्या, व्यापार में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी मिल जाता है। लेकिन इससे पहले भी व्यापार होता था। हम लोग बोल सकते हैं कि व्यापार प्राचीन में भी होता था, है ना। अगर हम लोग बात करें एशिया और यूरोप के बीच में, तो प्राचीन में भी क्या करते थे, एशिया और यूरोप व्यापार करते थे आपस में। एशिया यूरोप प्राचीन से व्यापार कर रहे हैं, ये नहीं बात नहीं है। फर्क ये है कि इस बीच स्थल मार्ग से व्यापार करता था, है ना। तो स्थल मार्ग से व्यापार करना, पहले तो इतना सड़क वगैरह भी नहीं था, रेलवे भी नहीं था कि जमीन बना हो व्यापार करें, तो पहले बहुत दिक्कत होता था। एक समस्या तो ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यापार सिर्फ यूरोप एशिया के साथ कर पाता था। और भी बाकी कई महाद्वीप है जो आज हम लोग जानते हैं, 7 महाद्वीप है, उनमें से एक महाद्वीप कौन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया भी है ना, अफ्रीका है। तो इस सब के बारे में यूरोप जानता ही नहीं था। तो ये भौगोलिक खोज वाली घटना हम लोग को क्या करता है, कुछ ऐसे क्षेत्र के बारे में भी जानकारी देता है जो पहले उस क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे कि और भी कुछ जगह है हम लोग कुछ और करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। इससे पहले कि हम लोग आगे जाए तो हम लोग को सीखना होगा क्या, हम लोग को सीखना है कि आखिर आधुनिक युग के बारे में हम लोग को जानना है।
आधुनिक युग के बारे में जाने इससे पहले हम लोग को जानना चाहिए क्या, मध्यकालीन यूरोप। मध्यकालीन यूरोप, इसके बगैर आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी, मुश्किल होगा, है ना। इसके बारे में भी हम लोग हल्का फुल्का जान जाते हैं कि आखिर मध्यकालीन यूरोप कैसा था। तो मध्यकालीन यूरोप में सिंपल में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सामंती काल। क्या लिख सकते हैं, सामंती काल, है ना। सामंती काल बोला जाता था, फ्यूडल एज। इसका क्या मतलब होता है, सामंती का मतलब होता है कि राजा के नीचे जितने सारे अधिकारी होते हैं, राजा के नीचे वाले अधिकारी को सामंत कहा जाता था। तो पहले सामंती काल था। ये सामंती क्या करते थे, आम जनता से, आम प्रजा से क्या करते थे, टैक्स लेते थे और टैक्स राजा तक पहुंचाता था। तो राजा तक नहीं पहुंचाता था, कुछ बेईमानी कर ही लेता था। मान कर जो 1 क्विंटल वो अनाज जाकर के 50 केजी दे दिया, 50 केजी अपने पास, तो ये धीरे धीरे अमीर बन जाते थे। इसकी वजह से मध्यकालीन यूरोप के लोग चाहते थे कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी कहाँ मिल जाए। जिस तरह से आज हम लोग चाहते हैं ना सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसी तरह से पहले यूरोप में जितने सारे फैमिली होते थे सबका ख्वाहिश होता था कि मेरे जो है बेटा बेटी कहाँ चले जाए, सामंती बन जाए, है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे फिर आगे ये बदल जाते हैं, है ना। तो एक तो ये था। दूसरा क्या था फिर, दूसरा हम लोग मध्यकालीन यूरोप में बोल सकते हैं कि व्यापार बहुत कम होता था। व्यापार ज्यादा नहीं होता था, व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता था। सिर्फ व्यापार उसको कहा जाता है, अगर आपको भूगोल की जानकारी हो, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होता था, है ना। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे आगे इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो फिर इसमें भूगोल का ही कुछ जानकारी, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो घर है, सभी का घर, इसके बारे में वो लोग बहुत कम जानते थे। वे लोग जानते थे पृथ्वी चपटा है, शायद समुद्र कहीं खत्म हो गया होगा, और अगर हम लोग समुद्र से ज़्यादा अगर सफ़र करें तो कहीं गिर जाए। इस तरह के जो है हम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत समझ थी। तो एक तो ये मध्यकालीन यूरोप था, और आधुनिक आते आते इस सब में हम लोग को बदलाव देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से था। और चौथा जो उन लोग का हेलीकॉप्टर, जिसको हम लोग जहाज बोल सकते हैं, है ना, वे जो उस वक्त जहाज था, तो जहाज भी छोटा हुआ करता था। जहाज छोटा था, ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, तो इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाते थे, है ना। जिस तरह से हम लोग जब छोटा होते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं आते। आज के दौर में भी अगर हम लोग को कुछ मिल जाए बुलेट तो फिर कहीं भी चले जाएंगे। सेम उसी तरह से मध्यकालीन यूरोप में होता था, है ना। तो ये मध्यकालीन यूरोप सीखने के बाद अब हम लोग अपने चैप्टर में आएंगे। हम लोग का चैप्टर क्या है, भौगोलिक खोज। यहाँ हम लोग टॉपिक दे सकते हैं क्या, पृष्ठभूमि लिख सकते हैं, है ना। खोजों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। खोजों की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो बहुत मुख्तसर में, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो रियल में क्या होता है, एक बार इसमें नंबर 1 में देते हैं, एक जगह है जिसका नाम है, जिस जगह का नाम है जेरूशलम। क्या नाम है भाई, जेरूशलम, जो अभी मॉडर्न टाइम में, आधुनिक दौर में इजराइल में है। कहाँ पे है, इजराइल में। तो इस जगह में जो है धर्म के मुद्दे पर क्या हो जाता है, धर्म के मामले पे लड़ाई हो जाता है। क्या होता है, युद्ध हो जाता है ना। समझ जाओ कि धर्म युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, धर्म युद्ध हो जाता है। और ये धर्म युद्ध किसके किसके बीच में होता है, ये धर्म युद्ध होता है अरब और यूरोप के बीच में, है ना। यूरोप क्या हो जाता है, हार जाता है, और जीतता कौन है, अरब। तो उस वक्त यूरोप अपने आप को शक्तिशाली मानता था, प्रभावशाली था। तो यूरोप जैसे ही हार जाता है तो अपने आप को जो है शर्मिंदगी महसूस करता है, बोलता है कि नहीं, इसका मतलब हम लोग को छोड़ के और भी इस दुनिया में महान आदमी होंगे। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, हम लोग को दुनिया को विस्तार से जानने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा ही करता है। तो ये जो समुद्री यात्रा जो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़े जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, तो उनमें एक घटना थी जेरूसलम वाला घटना, है ना। और ये घटना हुई थी लगभग समझ जाओ 11-12वीं शताब्दी का, मतलब क्या हुआ, 1200 तक, है ना। 1100 से 1200 बोल सकते हैं, 1100 से 1200 के बीच में ये घटना हुई थी।
जिसका हम लोग को जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, तो हम लोग इतना समझेंगे 1100 या 1200 के बीच में ये घटना हुआ था, युद्ध वाला घटना, जिससे कि अरब को लगा कि नहीं, सॉरी यूरोप को लगा कि नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए कि और भी हम लोग को दूसरी दुनिया के बारे में भी जानना चाहिए। एक तो ये था। दूसरा चीज था कि इस बीच मतलब मध्यकाल में एशिया के जो है, एशिया में भी दो देश तरक्की कर रहा था। एक था अरब, जिसे हम लोग आज सऊदी अरब बोलते हैं, एक था तुर्क। पहले तो अरब होता है, फिर बाद में तुर्क क्या करता है, अपना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना लेते हैं। साम्राज्य का मतलब अगर समझ में ना आए तो सिंपल में जो कोई भी राजा का जितना एरिया होता है, जगह होता है जहाँ पे वो राज कर रहे होते हैं, उसका वो साम्राज्य कहलाता है। तो पहले तो अरब करता है, फिर तुर्क क्या करता है, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है। और हम लोग जिस तरह से सीखे कि ये व्यापार आज नया नहीं है, ये व्यापार प्राचीन से ही हो रहा है, प्राचीन से हो रहा था। जब प्राचीन से हो रहा था तो उस वक्त रास्ता होता था जमीन वाला। तो मध्यकाल में यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार हो रहा था वो एक रास्ता था, जिस रास्ते का नाम क्या था, कुस्तनतुनिया। याद रख लेना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। कुस्तनतुनिया ये कुछ नहीं है, ये क्या है, रास्ता या मार्ग बोल सकते हैं, है ना। इस पे कब्जा किसका था, अधिकार किसका था, इसमें अधिकार हो गया किसका, तुर्क का। किसका अधिकार हो जाता है, इस कुस्तनतुनिया रास्ता मार्ग में अधिकार हो जाता है भाई तुर्क का। और इसी रास्ते से यूरोप क्या करते हैं, व्यापार। तो तुर्क सोचा कि हाँ इससे व्यापार करोगे तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और इन्होंने क्या करता था, भारी भरकम टैक्स लगा देता था, कर लगा देता था, जिससे ये इसको बोल सकते हैं, ये भी एक ऐसी मतलब समस्या यूरोप के सामने था, जिससे कि उसको चाहिए था कि नहीं हम लोग को कुछ दूसरा जो है हल ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी इसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो है यूरोप के लोग सोचे होंगे और समुद्री यात्रा के बारे में, है ना। तो एक चीज तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे, है ना, जो है यूरोप के लोग समुद्री यात्रा में आते हैं और पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, है ना। तो उसकी शुरुआत हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एक मजबूत और अच्छा जहाज नहीं होता था, है ना। हमारे पास पहले दूरबीन नहीं होता था। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग के पास दूरबीन आ गया। क्या आया, दूरबीन तो सबको जानते हो ना, क्या होता है, ऐसा उपकरण होता है जिससे हम लोग बहुत दूर देख पाते हैं। तो दूरबीन हो गया। और ये दूरबीन जो है, दूरबीन का ज्ञान यूरोप ने क्या किया, अरब से सीखा। इससे सीख लिया, जो एक फायदा हो गया यूरोप को। यूरोप ने दूरबीन का ज्ञान अरब से सीख लिया, तो दूरबीन आ गया उन लोग के पास भी, उन लोग भी दूरबीन कैसे बनाना है ये सीख लिया। उसके बाद क्या कर लेता है कि इस बीच जो है एक सिस्टम, नया सिस्टम आता है कि पहले जहाज ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, जहाज बहुत ज़्यादा भारी होता था। और बात यह है कि पहले मशीन भी नहीं था ना, जहाज जो है हवा से चलती थी। तो जिसकी वजह से एक सिस्टम आता है, इस सिस्टम का नाम याद रखो, है ना, खांचा पद्धति। ये क्या है, जहाज बनाने का सिस्टम। खांचा पद्धति से क्या होता था, मतलब जहाज बनाया जाता था। और ये सिस्टम, ये टेक्निक से जब जहाज बनाया जाता था तो जहाज क्या होता था, सर जहाज मजबूत होने लगा और जहाज हल्का होने लगा। और ये खांचा पद्धति को जो है, खांचा पद्धति की शुरुआत करने वाले देश इटली, स्पेन, पुर्तगाल थे, है ना। इसके बारे में हम लोग को जानना होता है। और इसमें देखेंगे तो इसी बीच क्या हो गया था कि मानचित्र में भी सुधार हो गया था। मानचित्र बनाने का प्रयास बहुत पहले से हो रहा था। तो मानचित्र, नक्शा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मानचित्र में भी क्या आया, सुधार आया। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा, यूरोप को इससे मदद मिला। यूरोप से क्या मिला होगा, मदद मिला होगा। उसके बाद और एक उपकरण था जो
ये समुद्री खोज यात्रा में मदद किया। अगर हम लोग नंबर देख के छठा नंबर देखना चाहे तो उस मशीन का नाम है एस्ट्रोलोब। उसको क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रोलोब बोल सकते हैं। एस्ट्रोलोब कुछ नहीं है, एक मशीन है, उपकरण है। इससे क्या किया जाता था? अक्षांश। क्या किया जाता था भाई? अक्षांश और सिंपल में दूरी मापने के। एस्ट्रोलोब एक मशीन है जिसका इस्तेमाल जो है समुद्री यात्री को क्या करते थे? अक्षांश और दूरी मापने के लिए करते थे। जब ये सारे टेक्निक हमारे पास आ गया, देखो अब हमारे पास दूरी मापने के मशीन भी है, अच्छे जहाज भी है, उसके बाद दूरबीन भी आ गया, मानचित्र भी आ गया, है ना। तो इसी सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्रांति लेकर के आता है यूरोप में। और वो क्रांति क्या था? वो क्रांति था केरावल। और ये केरावल है कुछ नहीं भाई, ये भी अपने आप में क्या है? जहाज। तो हम लोग के पास जब ये खाचा पद्धति सिस्टम आया तो यूरोप के पुर्तगाल देशियों ने केरावल नाम के जहाज बनाया जो अपने आप में बहुत तेज और हल्का भी था। ये चीज हम लोग को सीखना है। जैसे ही ये केरावल आ गया और ये सारे मशीन हमारे पास आ गए तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कदम समुद्री की ओर बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद उनमें से सबसे पहला नाम हम लोग के सामने आता है जिसका नाम है क्या? बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज ये कहा जाता है 1488 ईस्वी में क्या करते हैं? ये अफ्रीका पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे नीचे वाली जगह में पहुंचते हैं। नीचे मतलब दक्षिणतम जगह में जाके पहुंचते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तम आशा अंतरिक्ष। जिसको क्या बोलते हैं? उस उत्तम आशा अंतरिक्ष। इंग्लिश लिख लो, केप ऑफ गुड होप। वहां तक पहुंचते हैं यानी। और यहाँ अगर लिखा जाए तो लिख लेते हैं कि बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का था भाई? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये पहला पुर्तगाली था जो बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में कहाँ पहुंचते हैं? अफ्रीका। तब पर भी अफ्रीका की कौन सी जगह? ये क्या है? ये सबसे दक्षिणी जगह है। दक्षिणी जगह, दक्षिणी जगह, ये दक्षिणी जगह है यानी दक्षिणतम बिंदु भी बोल सकते हैं या दक्षिणतम पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तम आशा अंतरिक्ष बोलते हैं। कहाँ का? अफ्रीका का, है ना। तो इसको नोट्स कर लो, है ना। हम लोग बार्थोलोमियो डियाज के बारे में जाने कि पहला पुर्तगाली जिन्होंने कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप और हिंदी में उसको बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। लेकिन वो भारत पहुंचना चाहते थे, है ना। भारत नहीं पहुंच पाए तो भारत पहुंचने में एक स्पेन के पुर्तगाल, है ना, सॉरी स्पेन के नाविक जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? ये स्पेन के थे। कहाँ का? स्पेन का। और ये क्या करता है? 1492 में अमेरिका का खोज करता है। किसका खोज करता है? अमेरिका का खोज करता है। और ये सोचता है कि ये अमेरिका को ये भारत ही समझता है क्योंकि भारत को खोजने के लिए स्पेन से निकले थे। लेकिन ये जहाँ जाता है उसको वो अमेरिका का खोज कर लेता है ना। और वहाँ के लोगों को कोलंबस क्या बोलता है? रेड इंडियन कहता है। रेड इंडियन, इसको याद रख लेना, है ना। रेड इंडियन क्या है? तो रेड इंडियन के बारे में हम लोग को ये समझ होना चाहिए कि रेड इंडियन जो है दो शब्द है जिसका इस्तेमाल क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए किया, है ना। तो ये सीखना है। और ध्यान रहे ये अमेरिका सब उस वक्त नहीं आया था जब कोलंबस ने खोज किया था, है ना। कोलंबस तो समझ आता है भारतीय है, लेकिन इसके बाद एक दूसरा स्पेन के एक नाविक जिसका नाम है
अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची, ये भी कहाँ के थे? ये भी स्पेन के ही थे। ये फिर क्या करते हैं, इसको वही जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था, इसको विस्तार से डिटेल से चक्कर लगाता है, उसका खोजता है उसको, और बोलता है कि नहीं ये क्या है, महाद्वीप है। ये क्या है भाई? महाद्वीप है। और जब ये बात पता चला कि सही मायने में ये एक महाद्वीप है, तो इसी के नाम से उसे अमेरिका कहा गया। क्या कहा गया? इसी के नाम से उसे क्या कहा गया भाई? अमेरिका। क्या कहा गया? अमेरिका। तो समझ गए? आज जो हम लोग अमेरिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अमेरिका महाद्वीप का इस्तेमाल करते हैं, ये देन है किसका? एक स्पेन नाविक जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची, जिन्होंने वो अमेरिका को खोजा था विस्तार से। उसी के सम्मान में उस महाद्वीप को, उस देश को हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये एक जो है दिलचस्प और जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रख लेना तो अच्छा होगा। उसके बाद बहुत सारी बातें है ना, उसको चाहिए कि हम लोग ऐसे ही याद रख लें। जिस तरह से एक और भी नाविक हुए जिसका नाम है कैप्टन कुक। क्या बोल सकते हैं? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक एक ऐसा नाविक है जो क्या करता है, दो जगह का खोज कर लेता है, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया का खोज करता है और न्यूजीलैंड का कौन करता है? कैप्टन कुक। इसको जो है फैक्चुअल याद रखो, है ना। उसके बाद अगर हम लोग फिर देखा जाए तो एक जगह है न्यू फाउंडलैंड। और इस जगह को दो आदमी मिलकर के खोजते हैं। इसको दो आदमी मिलकर के खोजते हैं। उनमें से एक है सर जॉन और दूसरा नाम आ जाता है इसके लिस्ट में सेबास्टिन इसका पूरा नाम है, सेबास्टिन केबोट। इसका पूरा नाम है सेबास्टिन केबोट। तो इतना याद रखना है। न्यू फाउंडलैंड का आविष्कार कौन किया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर जॉन और सेबास्टिन केबोट ने इसको खोजा था, है ना। उसके बाद अब हम लोग को इसके बारे में नहीं सीखना है कि कौन किसका आविष्कार किया। अब हमको सीखना है कि ये नए जहाज कैरावल हो गया, फिर एस्ट्रोलोब हो गया, फिर दूरबीन हो गया, अच्छे मानचित्र के बाद आखिर ये लोग जो है अलग अलग जगह को खोजा, है ना। कैसे खोजा? समुद्री रास्ते से। लेकिन इसमें कुछ नाम है जो विद्यार्थी छोड़ देते हैं। उनमें से आता है एक नाम, एक राजकुमार का, पुर्तगाल के जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? हेनरी द नेविगेटर। ये क्या है? ये राजकुमार है पुर्तगाल के। राजकुमार जानते हैं ना, हाँ, राजा का बेटा। तो हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार थे, जिन्होंने क्या किया था? पुर्तगाली नाविकों को जो है मदद किया था। जाहिर सी बात है भाई, आप नाव बनाएंगे, दूरबीन बनाएंगे, आप कहीं घूमने के लिए जाएंगे, आपको कपड़ा चाहिए, है ना, कुछ जरूरत तो चाहिए ना, पैसे वगैरह से संबंध, तो ये सब मदद किया था। और दूसरा अगर हम लोग देखें स्पेन की महारानी इसाबेला का नाम इसमें आता है। ये भी याद रखना है कि ये दो शख्स, है ना, स्पेन की महारानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने भी क्या किया होगा? अपने यहाँ के नाविकों को सपोर्ट किया होगा, मदद किया होगा, जिससे कि ये नाविक जाकर के समुद्री रास्ते से अलग अलग जगह का खोज कर पाया होगा, है ना। और इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1488 में, है ना, 1488 में ही तो किया ना। सबसे पहले कौन किया था? अभी पहले ना, बार्थोलोमियो डियाज
उस 1488 मतलब इसको अगर हम लोग नॉर्मली अगर इसको 1500 माने तो 1500 से लेकर के 1400 तक जो है ना यूरोप क्या कर लिया था। 1500 से 1600 तक लगभग यूरोप को जो है पूरी दुनिया की जानकारी यानी 1400 तक यूरोप सभी देश के बारे में या यूं कहें कि पूरी दुनिया के बारे में पता चल गया था, है ना। तो अपने आप में एक क्रांति था जो कि हम लोग नहीं जानते थे इसमें। और एक चीज सीखने वाली बात है, जिस तरह की हम लोग अमेरिका की बात कहे हैं तो अमेरिका को यूरोप ने नई दुनिया कहा। और उसको नई दुनिया कहने के पीछे क्या कारण था? नई दुनिया इसलिए कहा क्योंकि कोलंबस वहां पहुंचने से पहले उसके बारे में यूरोप के लोग नहीं जानते थे, इसकी वजह से उसे अमेरिका को नई दुनिया कहा। एक चीज तो ये। और भी अगर हम लोग स्टार लगा के कोई चीज सीखे तो हम लोग सीख सकते हैं कि क्या वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो अमेरिका आया था? तो इसका आंसर होगा नहीं भी और हाँ भी। अब बोलोगे सर कैसे? तो नहीं कैसे नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले भी कोई आ चुका था। और हाँ कैसे होगा? हाँ इसीलिए होगा क्योंकि समुद्री रास्ता से, समुद्री मार्ग से होते हुए सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। लेकिन वो स्थल मार्ग से पहले भी एक आदमी आ चुका था, एक नाविक, एक व्यापारी आ चुका था, है ना। पुर्तगाल के एक व्यापारी जिसका नाम क्या था? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ आया? भारत आया, है ना। भारत से फिर कहाँ गया? चीन गया। चीन में उसे शासन किसका चल रहा था? कौन राजा था? कुबलई। इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मार्को पोलो का ही एक किताब है ना, जिसका नाम है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रेवलॉग। क्या बोल सकते हैं? TRAVELOUG, ट्रेवलॉग बोला जा सकता है। तो उससे पता चलता है और कहा जाता है कि ये लगभग कब आए थे? लगभग 1300 तक। इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है। बताया गया किताब में 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी का मतलब होता है 1201 से लेकर के 1300 तक। तो 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो जो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा से पहले आ चुका था। शर्त यह है कि मार्को पोलो स्थल मार्ग से आया था और वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से आया। समझ गए? चलो इसी के बाद अब हम लोग का नया टॉपिक है। ये सब हम लोग सीख रहे थे कि आखिर किस तरह से यूरोपियों ने समुद्री रास्ते का खोज किया। तो अब तक हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीख लिए कि 1400 आ भी गया और यूरोपियों ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, है ना, ये लोग मिलकर के क्या किया? लगभग पूरी दुनिया के बारे में जान भी लिया। तो ये जानने के बाद इन लोगों को क्या फायदा हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, है ना, वो सीखेंगे। तो चलो अब हम लोगों को सीखना है भौगोलिक खोजें का क्या प्रभाव, यानी अगर सिंपल में बोला जाए तो इसका क्या परिणाम रहा, है ना, परिणाम। तो सिंपल में हम लोग क्या सीखेंगे? अब परिणाम मतलब रिजल्ट्स। इसके कई सारे परिणाम आए भौगोलिक खोजों से, है ना। भौगोलिक खोजों के कई परिणाम आए। तो इनमें से अगर सबसे पहला अगर हम लोग परिणाम की बात करें, इसको नंबर वाइज देखते हैं तो बुक्स में हमें लगभग 8 दिया गया है, 7-8। तो पहला परिणाम की अगर हम लोग बात करें तो व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नंबर 1 प्रभाव अगर हम लोग देखें किस पर? व्यापार, वाणिज्य पर प्रभाव। तो व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो ये लोग अब बड़े बड़े समुद्र, है ना, महासागर, प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो, ये सब महासागर हो, हिंद महासागर हो, सब महासागर में कदम रखने की शुरुआत हुई। क्योंकि सबसे पहले ये लोग तो छोटे छोटे सागरों में काम करते थे, बाल्टिक सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। लेकिन अब ये लोग क्या किए?
कि वे सब सागर से निकल के बड़े बड़े सागर में आने लगे। पहला तो ये असर दिखाई दिया हम लोगों को। दूसरा असर अगर हम लोग देखेंगे तो कि व्यापार बढ़ने लगा। क्या होने लगा? व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो हम लोग देखे थे ना मध्यकालीन में क्या हुआ, व्यापार कम था, लेकिन जैसे ही ये समुद्री खोज की शुरुआत होती है तो क्या होता है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। जैसे ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है तो व्यापार जो पहले कम होता था अब क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके बाद अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी व्यापार करे अगर नुकसान ना हो तो क्या होगा। तो ये लोग तो नया नया व्यापार थे तो इन लोग को क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो यूरोप के लोग क्या होने लगे भाई, समृद्ध होने लगे। क्या होने लगे? समृद्ध, जिसको बोल सकते हैं धनी या अमीर आदमी होने लगे। सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है कि यूरोप के लोग धनी और समृद्ध होने लगे ये व्यापार की वजह से। उसके बाद और भी कई सारे बदलाव आते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आज जो हम लोग बैंक देखते हैं ना, है ना, वो बैंक की जो है शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुआ होगा। साख हो गया, मुद्रा हो गया, इस सब की शुरुआत होने लगी, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो व्यापार पहले छोटे लेवल में होता था। व्यापार पहले भी समुद्र में होता था, लेकिन मैं बताया आपको कि भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में होता था। अटलांटिक में हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर में हुआ, इस समय नहीं होता। अब व्यापार बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है छोटे लेवल से वैश्विक लेवल में आ गया, यानी अब वर्ल्ड लेवल में आ गया। वैश्विक स्तर पर क्या होने लगा, स्तर का मतलब लेवल पर व्यापार होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव आया इसमें। उसके बाद है ना, आज जिस तरह से तुम लोग नायत में पढ़ रहे हो, सबका ख्वाहिश है कि मैं सरकारी जॉब करूं। जिस तरह से कहावत है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहेगा लेकिन जॉब करना सबको चाहेगा। उसी तरह से मध्यकालीन युग में, जिस तरह से मैं पहले भी बताया कि यूरोप के लोग चाहते थे कि मैं किसी तरह से सामंत बन जाऊं, लेकिन अब इसमें व्यापार से इतना पैसा होता था, इतना धनी कमाता था कि लोग अब सामंत को छोड़ करके व्यापारी बनना चाहते थे, मतलब बिजनेसमैन बनना चाहते थे। है ना इंटरेस्टिंग, कितना बदलाव आया। आप इस तरह से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इतिहास से लगाव हो जाएगा, आप इतिहास को कभी भी बोरिंग नहीं समझेंगे। तो व्यापारी वर्ग क्या होने लगा, अब इसकी जो है इज्जत बनने लगी, अब सबको यही बनना चाहता था। इसी के साथ और हम लोग के पास कुछ बचा हुआ है, इसको नोट्स कर लो। अब हम लोग ये समुद्री यात्रा का जो खोज हुआ इसका प्रभाव पर रहे थे, एक प्रभाव पर रहे थे, और जिस प्रभाव का नाम था व्यापार वाणिज्य। अब दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे, प्रभाव नंबर 2, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। तो इसमें क्या हुआ कि जब अलग अलग जगह का खोज हुआ तो लोग अब जो है ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, तो दूसरे देश को कब्जा करने की शुरुआत इसी से निकल करके आया। जिस तरह से हम लोग जो है गुलाम रहे, उपनिवेश रहे अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, तो ये उपनिवेश बनाने की शुरुआत अगर हम लोग देखेंगे, उपनिवेश मतलब किसी देश को कब्जा करके वहाँ पे क्या करना, हुक्म चलाना, वहाँ से फायदा लेना, शोषण करना देश को। तो इसकी शुरुआत करने वालों में से सबसे पहले वही आते थे, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। क्या आप जानते हैं कि भारत को कब्जा करने की कोशिश सबसे पहले किसने किया था? ये वास्को डी गामा जब आया था, अपने सामान को 26 गुने फायदे में बेचता है, तो इसे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अब हमें जो है भारत को कब्जा ही कर लेना बेटर है। बाद में अगर सोचा होगा तो फिर वह असफल हो जाते, क्योंकि उस वक्त जो है भारत में शक्तिशाली राजाओं का राज चलता था, तो ये लोग नहीं कर पाते। तो औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास करने वालों में से कौन था? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन, पुर्तगाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो बहुत बड़ा बदलाव आता है, उस बदलाव में से एक है कि व्यापार अब कौन करने लगे। पहले व्यापार आम लोग करते थे, व्यक्ति करते थे, लेकिन अब जो व्यापार में जो है रुचि, यहाँ तक खुद राजा रानी लेने लगे, मतलब राज्य करने लगे, कंपनी करने लगे। अब ये व्यापार इसके द्वारा किया जाता था।
सबसे बड़ा बदलाव कि व्यापार में अब इंटरेस्ट खुद राज्य लेने लगे, है ना। खुद नहीं लेते थे तो कंपनी बना देते थे, जिस तरह से सबको जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बना। तो इसी तरह से हम लोग फिर आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये सबसे बड़े बदलाव आए, है ना। उसमें अगर हम लोग फिर देखें तो क्या होगा, भारत में सबसे पहले जो कंपनी लगाया वो कौन था। तो सबसे पहले कंपनी का आगमन होता है, जिस तरह से हम लोग जान जाते हैं। अगर हम लोग लिस्ट देखें तो सबसे पहले अगर किसी ने कंपनी बनाया तो कौन था, पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले कंपनी बनाया। जब कब बनाया, 1498 में। फिर इसके बाद कौन आ जाता है, इसके बाद आ जाता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको सिंपल में लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आ जाता है, 1600 में। कब आ जाता है, 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाता है कब, 1600 में। फिर इसके बाद कौन आ जाते हैं, जस्ट इसके बाद आ जाता है डच। डच जानते हैं क्या होता है, डच आते हैं 1602 में। डच कब आते हैं, 1602 में। डच यूरोप के एक हॉलैंड है ना, हॉलैंड कंट्री में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। इसके बाद फिर जो है इंटरेस्ट फ्रांस लेने लगते हैं। कौन लेने लगते हैं, फ्रांस आ जाते हैं 1664 में। 1664 में फिर फ्रांस आ जाता है। इसके बाद और भी कई देश है, डेनिश आ जाते हैं, स्वीडिश आ जाते हैं ना, वो सब याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं और क्या प्रभाव पड़ा ये खोज होने के बाद। दूसरा प्रभाव पड़ा वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद हो सके कि आपको कट्टर वर्ड लगे, लेकिन इस वर्ड का अगर आप शाब्दिक अर्थ जान जाएंगे तो बहुत समझने में बहुत आसानी होगी। इसका मतलब होता है क्या करना, कि पैसे पर ज़्यादा ध्यान देना, है ना। कोई भी चीज़ से ज़्यादा वैल्यू पैसे को देना। तो ये जैसे ही व्यापार होने लगा तो लोग व्यापार के जरिए क्या करने लगे, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई पैसे पे ज़्यादा ध्यान देगा तो क्या हुआ, इसी के साथ पूंजीवाद की शुरुआत हुई। मतलब पैसा पे ध्यान दिया तो पैसा जमा होने लगा, है ना। और उस वक्त जो होता था तो इसी के साथ साथ सोना और चांदी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। सोना चांदी। और हद तो यह कहा जाता है कि जब ये यूरोप वालों ने अमेरिका को जाके उपनिवेश बनाता है, वहाँ कब्जा करता है, तो 80 वर्षों तक वहाँ से सोना वगैरह लेकर के आता है। और यूरोप के जो पूरा अर्थव्यवस्था 80 वर्षों तक सिर्फ यही सोना चांदी पे निर्भर रहता है। तो सोना चांदी पे ध्यान दिया जाता है। और इसी के साथ सोना चांदी का लूट वगैरह भी होता है मार्केट में, और इसका भंडार भी किया जाता है। सोचता है जितना जमा करके रखेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, अमीर आदमी कहलाएंगे, है ना। तो कहा जाता है इस सोना चांदी भंडार करने में जो सबसे पहले आगे बढ़ा, अग्रणी रहा, उनमें से कौन है, वही स्पेन ही है। जाहिर सी बात है, पहले दिमाग लगाया तो फायदा तो लेगा ही ना। तो स्पेन क्या किया, सोना चांदी का भंडारण करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। इसमें ज़्यादा नहीं सीखना है, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग को सीखना है नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है ईसाई धर्म का प्रसार। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ईसाई धर्म और सभ्यता का प्रसार। हम लोग लिख सकते हैं सभ्यता का प्रचार। तो हम लोग को तो यह सीखना है कि यूरोप में रहने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे। तो ये चाहता था कि क्या करूं, ईसाई धर्म को जितना हद तक हो सके फैला दूं, है ना, सभी को ईसाई बना दूं। कोशिश किया और इसका दो प्रभाव पड़ा। एक नकारात्मक भी था जो गलत था, पैसे की लालच देकर के जबरन जो है और नए जगहों में जाकर के लोगों को जो है क्या क्या धर्म बदलने में मजबूर किया गया। एक तो ये दिखाई देता है ना, इस तरह से इन्होंने किया। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव जो हम लोग को दिखाई देता है, और कहा जाता है ये बात सत्य है कि अगर हम लोग भी अगर अंग्रेज को गुलाम बनाते तो अंग्रेज इंग्लिश के बजाय हिंदी बोलते,
लेकिन अंग्रेज हमें गुलाम बना दिया। इसकी वजह से आज हम लोग को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना पड़ता है, अंग्रेजी सीखना पड़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एक प्रसार हुआ है ना कि ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ईसाई धर्म का क्या प्रचार। उसके बाद बोल सकते हैं साहित्य, जानते हो ना, साहित्य मतलब सिंपल में कोई भाषा को बोलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये साहित्य है। तो और जैसे ही ये खोज हुआ तो हम लोग का ज्यादा इंग्लिश का ही बोलेंगे, है ना। इंग्लिश साहित्य का क्या हुआ, खूब प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद कुछ संस्कृति भी, कल्चर भी बदलाव आए। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ धर्म सुधार भी हुआ। धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। मतलब क्या हुआ कि लोग यहाँ आए, हल्का सा शिक्षित भी हुआ, फिर लोग सीखने लगे तो धर्म पर सवाल उठाने लगे। पहले लोग धर्म पे सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन धर्म में भी सवाल उठाया जाने लगा। जिस तरह से आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे भारत में कुछ सिस्टम चलता था सती प्रथा, जिससे क्या होता था कि जब पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो इस तरह से जो बहुत अत्याचार व्यवहार होता था, इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठानी शुरुआत कर दी। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों के सामने धर्म सुधार आंदोलन आते, जो इसका एक अच्छा प्रभाव है। कुछ गलत प्रभाव मैंने बता दिया, उसको लिखाना छोड़ देता हूँ। गलत प्रभाव को याद रख लो कि जबरन को क्या किया गया, लोगों को ईसाई बनने में मजबूर किया गया। इस तरह से इसका गलत प्रभाव भी हम लोग को देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखना चाहें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दास जानते ना किसको बोलते हैं, दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास। दास मतलब गुलाम, स्लेव, है ना। तो आखिर ये जरूरत क्यों हुई, दास व्यापार का विकास की जरूरत क्यों हुआ, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बड़े कंपनी खोलते हैं तो आपको लेबर, श्रम की जरूरत होगी ना। तो अब क्या हो रहा था, ये 1600 आते आते 1700 आते आते यूरोप के देश ने अलग अलग जाकर के उपनिवेश बनाया, अलग अलग देशों को गुलाम बनाया और वहाँ से फायदा उठा रहा था, उसे उन देशों का शोषण कर रहा था। तो लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, यानी हम लोग बोल सकते हैं मानव श्रम की आवश्यकता बढ़ी। और ये लोग इस बीच अलग अलग देशों के बारे में भी क्या कर चुका था, जान चुका था। तो क्या करता था, अमेरिका जाता था, अफ्रीका जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाकर के वहाँ के मूल निवासियों को पकड़ करके लेके आता था और उससे जबरन जो है काम करवाया जाता था, भारी भरकम काम करवाया जाता था, है ना। और खरीद करके बेचा भी जाता था। इस तरह की शुरुआत होता है ना। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत गलत प्रभाव पड़ता है समुद्री खोज का, भौगोलिक खोजों का लोगों पर। जो भोले वाले लोग होते थे उसको क्या करता था, पकड़ करके खरीद करके लेके जाता था और यूरोप के बाजार में बेच दिया जाता था। और कहा जाता है उसे जंगल काटने का हो गया, सड़क बनाने का हो गया, जहाज़ों में ईंधन डालने का काम हो गया, भारी भरकम काम किया जाता था, गलत व्यवहार भी किया जाता था इसके साथ, है ना। तो ये चीज़ है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखना चाहें, भ्रांतियों का अंत, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है भ्रांतियों का अंत। भ्रांतियों का अंत और ज्ञान में वृद्धि। उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग क्या, ज्ञान में वृद्धि। भ्रांतियों का अंत कैसे हुआ और ज्ञान में वृद्धि कैसे हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले लोग पृथ्वी के बारे में नहीं जानता था। तो इसे क्या हुआ कि पृथ्वी के बारे में जाना, है ना। पहले जानता था कि हम लोग जाएंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो इस बीच क्या होता है कि 1519 में
मैगलेन नाम के एक यात्री ने दुनिया का चक्कर लगा के बता देता है कि नहीं, समुद्र कहीं खत्म नहीं है, आपस में जुड़ा हुआ है। इस तरह की जानकारी आते हैं और कहा जाता है इसी के साथ हम लोग को बहुत सारे भ्रांति और बहुत सब ज्ञान हम लोग को प्राप्त होता है इसी के साथ। उसके बाद अगर हम लोग इस चैप्टर का एक अहम देखें तो इसके बहुत सारे दूसरा भी परिणाम है, अन्य परिणाम मतलब दूसरा रिजल्ट, दूसरा और अच्छा प्रभाव क्या हुआ। जब यहाँ यूरोप आए, एशिया हो जाए या अफ्रीका हो जाए, अमेरिका हो जाए, तो इन्होंने क्या हुआ, अलग अलग देशों के लोगों के साथ इसका संपर्क हुआ, जुड़ाव हुआ। तो वहाँ किस तरह की फसल होती थी, वहाँ लोग कैसे रहते थे, कल्चर का, संस्कृति का क्या हुआ, एक दूसरे से सीखा, ये प्रभाव पड़ा। और फसलों का भी मान के चलो, भारत में आम की खेती होती थी, है ना, आलू की खेती, फिर उन्होंने यूरोप वालों ने यहाँ से सीखा, फिर हम लोग यूरोप से बहुत कुछ सीखे। इस तरह का लेन देन हुआ और इसी तरह से हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं कि बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास खत्म हुआ और फायदा यूरोप को हुआ। और कहा जाता है कि इसी के साथ यूरोपीयकरण हो गया, मतलब यूरोप एक सेंटर और यूरोप से क्या होता था, सभी देश के साथ व्यापार होता था। तो आज हम लोगों ने इतिहास बिहार बोर्ड के क्लास 9 के इतिहास के चैप्टर फर्स्ट को जो है जानने का कोशिश किया और आने वाले वीडियोस में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे क्या